तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में ट्रेन हादसा हो गया। बागमती एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई और इस टक्कर से 2 डिब्बों में आग लग गई। 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में 19 लोग घायल हुए हैं और ट्रेन मैसूर से बिहार के दरभंगा जा रही थी, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। फौरन ही रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया गया। कई ट्रेनों के रूट को बदला गया। यात्रियों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। फिलहाल अभी राहत और बचाव का काम वहां पर लगातार जारी है। साथ ही ये सूचना मिली है कि किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर शुरू किया गया है। कई ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। साथ ही यात्रियों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। साथ ही राहत और बचाव का काम भी वहां पर लगातार जारी है। तो ये ट्रेन मैसूर से बिहार के दरभंगा जा रही थी। हादसे में 19 लोग घायल बताए जा रहे हैं और आपको बताएं कि मालगाड़ी की टक्कर हुई थी बागमती एक्सप्रेस से और इस टक्कर के बाद 2 डिब्बों में आग लग गई थी। 12 डिब्बे पटरी से उतर गए थे और 19 लोग इस पूरे हादसे में घायल हुए। मैसूर से बिहार के दरभंगा ये ट्रेन जा रही थी और इसके बाद अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन गया था, लेकिन फौरन ही वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। साथ ही कई ट्रेनों को डाइवर्ट भी किया गया है, उनके रूट बदले गए हैं और यात्रियों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी वहां पर जारी कर दिया गया। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तमिलनाडु में ये ट्रेन हादसा, 2 बोगियों में आग लग गई और देखिए किस तरीके से हादसे में 19 लोग घायल हुए हैं। एनडीआरएफ का राहत बचाव काम वहां पर लगातार जारी है। 12 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन गया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बागमती एक्सप्रेस और मालगाड़ी की ये टक्कर, 2 बोगियां जिनमें आग लगी थी। 12 डिब्बे पटरी से उतर गए थे और लगातार राहत और बचाव का काम वहां पर जारी है। और साथ ही आपको बताएं कि कई ऐसी ट्रेन हैं जिनके रूट को बदला गया है, डाइवर्ट किया गया है और एक हेल्पलाइन नंबर भी यात्रियों के लिए जारी किया गया है। ये तस्वीरें राहत और बचाव काम जो वहां पर लगातार चलाया जा रहा है। 2 डिब्बे थे जिसमें आग लग गई थी और 12 डिब्बे थे जो कि पटरी से उतर गए। इस पूरे हादसे में 19 लोग घायल हो गए थे। बागमती एक्सप्रेस और मालगाड़ी जिन दोनों के बीच में टक्कर हुई और आप देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से वहां पर लगातार राहत का और बचाव का काम किया जा रहा है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी की गई है और साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन गया था। आपको बताएं कि ये ट्रेन मैसूर से बिहार के दरभंगा जा रही थी जिस वक्त एक मालगाड़ी और बागमती एक्सप्रेस के बीच टक्कर हो जाती है और 2 डिब्बे थे जिसमें आग लग जाती है। साथ ही 12 डिब्बे पटरी से उतर गए थे और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन गया। ये देखिए ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्या कुछ हुआ तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे। हरियाणा को लेकर अमित शाह के घर पर बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। बैठक में मंत्रिमंडल गठन और 15 अक्टूबर को होने वाले शपथ ग्रहण को लेकर चल रही तैयारियों पर मंथन किया गया। देर रात ये बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा थे, धर्मेंद्र प्रधान थे और साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी थे और ये पूरी बैठक अमित शाह के घर पर हुई थी। और आपको बताएं कि बैठक में मंत्रिमंडल गठन को लेकर और 15 अक्टूबर को होने वाले शपथ ग्रहण को लेकर चल रही तैयारियों पर मंथन किया गया था। तेलंगाना के विकाराबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ कानून को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने दावा किया कि सरकार मुस्लिमों की जमीन छीनना चाहती है, एक मस्जिद को गंवा दिया है, दूसरी मस्जिद या कब्रिस्तान नहीं गंवा सकते। ये बड़ा बयान असदुद्दीन ओवैसी का तेलंगाना के विकाराबाद में वक्फ कानून को लेकर एक बार फिर उन्होंने मोदी सरकार को घेरा है और दावा किया है कि सरकार मुस्लिमों की जमीन को छीनना चाहती है। मैं बता रहा हूं मोदी को, अगर ये वक्फ का कानून बनेगा तो मुल्क में सोशल इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। हम भारत को 1980 और 1990 के दहे में लेकर जाएंगे। हम एक मस्जिद को खो चुके हैं मोदी, अब कोई मस्जिद कब्रिस्तान को नहीं खोएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कानून बॉडी बनाना चाहते हैं। बताओ आप कितना जुल्म नफरत इन लोगों में मुसलमानों के ताल्लुक से है। क्यों बना रहे हैं कानून आप? नहीं, वक्फ को अच्छा करने बना रहे। कौन सा अच्छा कर रहे हैं आप? गवर्नमेंट, कलेक्टर को पावर, वक्फ बाय यूजर गायब, रेट्रोस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशन, ट्राइब्यूनल गायब, लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा, इवैक्यू प्रॉपर्टी खत्म। को क्या बचेगा फिर? खाली कागज पे लिखा होगा वक्फ बोर्ड। मालिक कौन होंगे? मोदी होंगे। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का इजराइल के पीएम नेतन्याहू पर भी विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने विवादित टिप्पणी कर दावा किया कि इजराइल के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। असदुद्दीन ओवैसी के बिगड़े बोल इजराइल के पीएम नेतन्याहू पर विवादित बयान देते नजर आए। कहते हैं कि विवादित टिप्पणी कर दावा करते हैं कि इजराइल के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। फलस्तीन में 70% लोगों के घर बर्बाद कर दिए वो जालिम बेंयामिन नेतन्याहू। अल्लाह उसको गारत करे, अल्लाह उसको जहन्नम का बनाकर जहन्नम में डाले। और हम हमारे वजीर आजम से पूछना चाह रहे हैं, आज लेबनान में यूनाइटेड नेशन की फौज पर इजराइल ने हमला किया। यूनाइटेड नेशन की फौज के लोग जख्मी हुए। तो बताओ वजीर आजम मोदी, ये जो 40,000 गज्जा में मर गए, आप नहीं बोलेंगे बेंजामिन नेतन्याहू इस जालिम को? लेबनान में कत्ल और गारतगिरी हो रही है, आप नहीं बोलेंगे? और क्यों हथियार दे रहा भारत इजराइल को? चारों बिल्डिंगों को जमीन दोस्त कर दिया ये जालिम बेंजामिन नेतन्याहू। और दुनिया कुछ नहीं कहती है। कहां गया अमेरिका तुम्हारा ह्यूमन राइट्स? कहां गया मगरबी दुनिया तुम्हारा ह्यूमन राइट्स? अगर तुम 3000 घर को तोड़ दोगे बुलडोजर लगाकर नेतन्याहू, तो तुम क्या समझ रहे हो कि हम खत्म हो जाएंगे? नहीं नेतन्याहू, तुम खत्म हो जाओगे। अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर कवर्धा में पुलिस को एक कार से 2 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला है। पुलिस ने जब एक कार की चेकिंग की तो उसमें 500 के नोट से भरी थैलियां मिली, जिसके बाद थाने में नोटों को गिनने की मशीन मंगवाई गई और बताया गया कि कार में 3 लोग कैश लेकर MP से रायपुर जा रहे थे, जिसके बाद कोई दस्तावेज उनके पास नहीं थे और पुलिस ने इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को फिलहाल दे दी है। आगे की जांच पड़ताल लगातार जारी। 500 से नोट जो भरे हुए थैलियां मिली थी, उसके बाद थाने में नोटों को गिनने की मशीन मंगवाई गई और कार में 3 लोग थे जो कि कैश लेकर MP से रायपुर जा रहे थे। और आपको बताएं कि इनके पास कोई दस्तावेज भी नहीं मौजूद थे और पुलिस ने इस पूरे मामले की जानकारी अब इनकम टैक्स विभाग को दे दी है और इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल लगातार जारी है। अब आपको बताएंगे कौन बने हैं रतन टाटा के नए वारिस। टाटा के नाम पर मोहर लग गई है। नोएल टाटा ही टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन होंगे। नोएल टाटा एक तरीके से लो प्रोफाइल रहे, लगातार बहुत ज्यादा दिखावा नहीं करना, शांत से रहना, उस मोल्ड से वो आते हैं। तो अभी वो लगातार 40 साल से जुड़े हुए हैं टाटा ग्रुप से। रतन टाटा के निधन के बाद टाटा ट्रस्ट की कमान उनके सौतेले भाई नोएल टाटा संभालेंगे। मुंबई में टाटा ट्रस्ट की बैठक में यह फैसला लिया गया। नोएल टाटा को सर्वसम्मति से टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया है और नोएल टाटा के कंधों पर टाटा समूह की जिम्मेदारी आ गई, जिसमें वो दुनिया के 100 देशों में फैले टाटा ग्रुप के विशाल साम्राज्य को संभालेंगे। दरअसल टाटा ट्रस्ट के पास टाटा सन्स में करीब 66% हिस्सेदारी है। इसे यूं समझिए कि ट्रस्ट के पास ही टाटा ग्रुप को कंट्रोल करने की पूरी ताकत है और इसलिए रतन टाटा के वारिस बनकर सामने आए हैं नोएल टाटा। देश के रत्न रतन टाटा के निधन के बाद सबसे बड़ा सवाल ये था कि 1991 से टाटा ट्रस्ट के जिस पद को रतन टाटा सुशोभित कर रहे थे, उस पद पर कौन बैठेगा।
रतन टाटा के बाद ट्रस्ट का वो उत्तराधिकारी कौन होगा जो इंसानियत और परोपकार की मूल भावना पर बिल्कुल खरा उतरेगा? इस सवाल का जवाब मिल चुका है। रतन टाटा के अंतिम संस्कार के 24 घंटे के भीतर उनका उत्तराधिकारी चुन लिया गया है। नाम है नोएल टाटा। नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। तस्वीरें रतन टाटा की अंतिम यात्रा की हैं, जहां नोएल टाटा अपने बेटे के साथ दिखाई दे रहे थे। उत्तराधिकारी की रेस 67 साल के नोएल टाटा का नाम सबसे आगे चल रहा था। नोएल टाटा जो कि रतन टाटा के भाई हैं, उनको ही ये जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, क्योंकि वो पहले से भी टाटा समूह के कामकाज को देख रहे हैं और उन्हें उनके काम करने का तरीका लगभग सिमिलर माना जाता है कि वो भी इंसान और इंसानियत, ये दो मुद्दों को ध्यान में रखकर काम करते हैं। लेकिन नोएल टाटा के नाम पर मुहर कैसे लगी? बैठक में कौन लोग थे जिन्होंने नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन बनाने पर हामी भरी? इन सवालों का जवाब देने वाली इनसाइड स्टोरी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कल रतन टाटा सर के निधन के बाद आज टाटा ट्रस्ट के बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग हुई और ये फैसला लिया गया कि सर्वसहमति से नोएल टाटा, जो कि रतन टाटा के सौतेले भाई हैं, उनको टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो ये सर्वसहमति से फैसला लिया गया है। सुबह करीब 11 बजे का वक्त हो रहा था जब टाटा ट्रस्ट बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक को मीडिया और बाकी लाइमलाइट से दूर मुंबई के कफ परेड के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित किया गया था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 26वीं मंजिल पर टाटा के दफ्तर में मीटिंग शुरू हुई थी और इस बैठक में टाटा ट्रस्ट बोर्ड के सभी सदस्य मौजूद थे। बैठक शुरू होने से पहले स्वर्गीय रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी गई। अब आपको बताते हैं कि बैठक में कौन कौन मौजूद था। बैठक में रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा मौजूद थे। नोएल टाटा सन्स बोर्ड में नहीं है, लेकिन ट्रेंट और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन बोर्ड की अध्यक्षता करते हैं। ट्रेंट टाटा ग्रुप की वो कंपनी है जिसके तहत वेस्ट साइड और जुडियो जैसे ब्रांड आते हैं। बैठक में जिमी टाटा भी मौजूद थे, जो रतन टाटा के छोटे भाई हैं और बेहद लो प्रोफाइल रहते हैं। इसके अलावा टाटा ट्रस्ट के उपाध्यक्ष वेणु श्रीनिवासन, पूर्व आईएएस और टाटा ट्रस्ट के उपाध्यक्ष विजय सिंह और देश के नामी व्यवसायी मेहली मिस्त्री भी बैठक में शामिल थे। श्रद्धांजलि सभा के बाद टाटा ट्रस्ट बोर्ड की बैठक की शुरुआत हुई। रतन टाटा टाटा ट्रस्ट के नाम पर क्या छोड़कर गए, इसकी जानकारी साझा की गई। टाटा ट्रस्ट के उपाध्यक्ष वेणु श्रीनिवासन ने प्रस्ताव रखा कि नोएल टाटा इस पद के सही उत्तराधिकारी हैं, जिस पर एक सुर में सभी लोगों ने सहमति जताई। जो दोराब टाटा है, उन्होंने वो जो टाटा ट्रस्ट बनाया, वो टाटा ट्रस्ट नाम ही ऐसा है तो उसमें टाटा का ही होना जरूरी है, क्योंकि वो लाइक मेरे सरनेम का कोई ट्रस्ट होगा मेरे नाम का, तो कोई फैमिली वाला ही चाहिए। तो उनका होना कल से मैं कह रहा था कि उनका होना तय है, क्योंकि वो ट्रस्ट नाम का ही टाटा ट्रस्ट है, तो उसमें नोएल टाटा होने ही चाहिए। दूसरे कोई है ही नहीं फैमिली में। और फिर टाटा ट्रस्ट की बोर्ड मीटिंग में नोएल टाटा के नाम पर मुहर लग गई और तय हो गया कि नोएल ही टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा की जगह लेंगे। श्री रतन टाटा मार्च 1991 से टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन थे। नोएल टाटा अब टाटा समूह के 2 सबसे प्रमुख चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख बन गए हैं और टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन बनना क्या मायने रखता है, अब हम आपको वो बताते हैं। नोएल टाटा ट्रस्ट के 11वें अध्यक्ष बने। अब लोगों के मन में सवाल है कि सुर्खियों से दूर रहने वाले नोएल इस विरासत को किस तरीके से आगे ले जाएंगे। नोएल टाटा का नाम आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि वो टाटा ट्रस्ट की उस विरासत को संभालने जा रहे हैं जिसने देश को भरोसे का मतलब सिखाया।
रतन टाटा ने सिर्फ बिजनेस में मुनाफा नहीं कमाया बल्कि देश का मान भी बढ़ाया। और अब रतन टाटा ने जिस जिम्मेदारी को 3 दशकों तक निभाया, उसका दारोमदार नोएल टाटा के कंधों पर है। जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसको ज़्यादातर देखते रहे हैं वो, और पहले से वो ट्रस्टी हैं इन दोनों ट्रस्ट में। लो प्रोफाइल व्यक्ति हैं और अपने जो उनका काम है उसको आगे बढ़ाने के लिए उनको काफ़ी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के रूप में देखा जाता है। तो वो भी एक तरीके से अगर देखें कि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर में नहीं हो अभी तक हो रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नोएल टाटा सुर्खियों से दूर रहने वाले व्यक्ति हैं? हमने जब नोएल टाटा से जुड़े वीडियो इंटरनेट पर खंगालने शुरू किए तो यकीन मानिए उनके वीडियो ढूंढ पाना मुश्किल था। दुनिया की सबसे पुरानी बिजनेस फैमिली को करीब से जानने वाले बताते हैं कि नोएल टाटा उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं जो उनके परिवार में हमेशा से निभाई जाती रही है। वो फैमिली का एक ट्रेडिशन है, वो ऐसा है कि जब तक जो चलाने वाला होता है, हाँ, वो जो सेंट्रल रोल जिसके पास होता है, वो छोड़ के बाकी किसी के फैमिली मेंबर्स कभी पिक्चर में नहीं आते। लोगों ने किसी ने फोटो भी देखी नहीं होगी नोएल टाटा की। तो जब तक जेआरडी जिंदा थे और जेआरडी एक्टिव थे तब तक रतन टाटा भी लोगों को मालूम नहीं था। और यही सवाल 1991 में पूछा गया था, जेआरडी की तो इतनी बड़ी इमेज है, लार्जर देन लाइफ इमेज है, सब दुनिया जेआरडी को जानती है, ये कौन है रतन टाटा बच्चा? तो वो फैमिली का स्टाइल ही ऐसा है कि जब आपको पूरी जिम्मेदारी दी जाएगी आपकी इमेज बनेगी और आपके जो कोई बाकी के लोग होंगे वो पिक्चर में नहीं आएंगे। टाटा ग्रुप की विरासत को खड़ा होने में करीब 200 साल लंबा वक्त लगा है, लेकिन परिवार ने अपनी परंपराओं को नहीं तोड़ा। एक बार हम आपको सिलसिलेवार तरीके से टाटा परिवार की पीढ़ियां दिखाते हैं। टाटा परिवार शुरू होता है रतन दोराबजी टाटा से, जो गुजरात के नवसारी के गांव में रहते थे। रतन दोराबजी के बेटे हैं नुसेरवानजी टाटा, जो सिर्फ 20 साल की उम्र में कुछ नया करने की चाह में नवसारी के गांव से मुंबई चले गए थे। नुसेरवानजी टाटा ने कॉटन का बिजनेस किया था और फिर 20 साल की उम्र में अपने बेटे जमशेदजी टाटा को व्यापार बढ़ाने के लिए हांगकांग भेज दिया था। याद रखिएगा, उस दौर में हवाई सफर की सुविधा नहीं थी, लंबी समंदर की यात्रा करनी होती थी। टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा ने टाटा स्टील और देश के पहले 5 स्टार होटल ताज की स्थापना की थी। जमशेदजी टाटा के बेटे थे सर रतन टाटा। उनको संतान नहीं थी। सर रतन टाटा की पत्नी ने नवल टाटा को गोद लिया था। नवल टाटा ने 2 शादियां की थी। सोनो टाटा और सिमोन टाटा उनकी पत्नियां थी। सोनो टाटा को 2 बेटे हुए, रतन टाटा और जिमी टाटा। रतन टाटा की सौतेली मां सिमोन को एक बेटा हुआ जिसका नाम है नोएल टाटा। और अब टाटा ट्रस्ट की कमान नोएल टाटा के हाथ में आ चुकी है। नोएल टाटा के भी 3 बच्चे हैं। टाटा ट्रस्ट अगर आप बात कहें ना तो वो इट्स मेनली इनटू फिलैंथ्रोपी। वो कंपनी का डे टू डे बिजनेस में नहीं चला दे कि टेल्को में क्या करना चाहिए, टाटा स्टील ने क्या करना चाहिए, एयर इंडिया ने क्या करना चाहिए, वो उसमें नहीं है। वो जो चैरिटी वर्क होता है टाटा ग्रुप की तरफ से उनमें वो बहुत मायने रखता है। और वो सबसे बड़ा काम टाटा ग्रुप का कंपनी चलाना, ये तो है ही, लोगों को कंपनियां मालूम है, लेकिन वो जो चैरिटी काम करते हैं वो सबसे अहम काम है और उनको सबसे बड़ा लगाव वो काम में है। वो सब होता रहेगा और वही काम उनके पास रहेगा। वहीं पटना से खबर है जहां पर दुर्गा पूजा का चंदा मांगने के विवाद में एक दुकानदार ने युवकों के ऊपर तेजाब की बोतल फेंक दी।
जिससे 5 लोग घायल हो गए हैं। मामला पटना के खाजे कला इलाके के पुलिस चौकी के पास का है और पुलिस के मुताबिक गहनों की दुकान पर चंदा मांगने गए युवकों और दुकानदार के बीच विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि दुकानदार ने दुकान में रखी तेजाब की बोतल युवकों के ऊपर ही फेंक दी, जिसके बाद लोगों ने दुकानदार की पिटाई कर दी और स्कूटी में आग लगा दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और अब बात हरियाणा की, जहां कांग्रेस ने हार की वजह तलाशने के लिए एक कमेटी बनाई है। अभी रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन पार्टी के दिग्गज नेता और हरियाणा चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर अशोक गहलोत ने एबीपी न्यूज से बातचीत में हार की वजह को लेकर बड़ा बयान दिया। जो खबर एबीपी न्यूज ने आपको दी थी, उस पर खुद कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने मुहर लगा दी। ये माना कि पार्टी ये समझ रही है कि नेताओं और कार्यकर्ताओं के व्यक्तिगत हित को ऊपर रखने की वजह से चुनाव में नुकसान हुआ। पर ये होना नहीं चाहिए। व्यक्तिगत हित से पार्टी हित बड़ा होता है, और अगर व्यक्तिगत हित अगर थोड़ा बहुत डैमेज हो भी गया है तो वापस आपको हाईकमान समझ जाएंगे भाई या तो इनकी गलती नहीं थी। पार्टी खुद ही डैमेज हो जाती है आपके कमेंट से, वो फिर डैमेज पार्टी भी हाईकमान भी कुछ नहीं कर सकती। पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो ये राहुल जी की जो सोच है वो इस कारण से है। आपको याद होगा कि हरियाणा में चुनाव प्रचार के बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी नेता की तरफ से कुमारी शैलजा पर चुभने वाले कमेंट आए थे, जिस पर शैलजा नाराज हो गई थी। पार्टी इस मामले को भी गंभीरता से ले रही है। ये तो शिकायत आपको मिलेगी। मैं खुद कहता हूँ लोगों को कि जिंदगी में अगर पार्टी के कार्यकर्ता नेता हो, कोई ऐसा मौका है कि आपको कोई कमेंट करना है, कमेंट वो करो जिससे पार्टी को डैमेज नहीं हो। अब पार्टी की कमेटी इस बात की तफ्तीश करेगी कि किन वजहों से पार्टी को ज्यादा नुकसान हुआ। की बात करेंगे, उम्मीदवारों से करेंगे, मान लो आगे लीडर से करेंगे, तब सच्चे सामने आएगी वास्तव में किन किन कारणों से हम डैमेज हुए हैं। आम आदमी पार्टी से गठबंधन न करने को लेकर भी हार के बाद कई सवाल उठाए जा रहे हैं। अशोक गहलोत ने 2 टूक कह दिया है कि अगर गठबंधन होता तो इसका नुकसान नहीं बल्कि फायदा होता। राहुल जी चाहते थे कि गठबंधन हो, अब मुझे पता नहीं, मेरे कमेटी में था नहीं कि किन कारणों से गठबंधन नहीं हुआ, ये मुझे नहीं मालूम है। पर गठबंधन होता तो नुकसान नहीं था, फायदा ही मिलता। सवाल है कि जब राहुल गांधी चाहते थे कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो तो इसे प्रदेश कांग्रेस के किस नेता ने अटका दिया। पर अब्दुल्ला ने 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री की बधाई के जवाब में कहा था कि वो केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। और अब देखिए, फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान से बातचीत करने का राग छेड़ दिया। 370 की वापसी और पूर्ण राज्य का वादा करके जम्मू कश्मीर की सत्ता में कमबैक करने वाले अब्दुल्ला परिवार के दिल में पाकिस्तान के लिए दबी हुई मोहब्बत जाग उठी है। इसीलिए जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार की शपथ से पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने फिर से हमसाया मुल्क से रिश्ते कायम करने की हिमायत शुरू कर दी। क्यों हम लोग एक और नफरत पैदा करें, गलत फहमियाँ पैदा करें। हम तो चाहते हैं कि भाईचारा पैदा हो, सारे हमारे पड़ोसी जो हैं उनके साथ हमारा अच्छा राब्ता हो। सार्क है, उम्मीद करूँगा हुकूमत हिंदुस्तान सार्क को फिर से शुरू करेगी कि हम लोग खुशी से रह सकें। हम बड़े भाई हैं इन सब मुल्कों के। पाकिस्तान को लेकर फारूक का ये रुख नया नहीं है। जब कश्मीर में अशांति और घुसपैठ का माहौल हुआ करता था, तब भी अब्दुल्ला लगातार पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की पैरवी करते रहे। लेकिन अब जब कश्मीर में शांति स्थापित हो रही है, तो फारूक फिर से पड़ोसी से संबंध बेहतर करने की पहल की बात करने लगे हैं। महाराष्ट्र में महायुति में ऑल इज वेल है या नहीं है, यही सवाल सुर्खियों में है। वजह है डिप्टी सीएम अजीत पवार। दरअसल डिप्टी सीएम पवार कैबिनेट बैठक बीच में छोड़कर निकल गए थे, जिसके बाद से उनकी नाराजगी की चर्चा तेज थी। लेकिन पवार ने स्थिति साफ कर दी। उन्होंने अपने समर्थकों से महायुति को जिताने की अपील की। महायुतीचं सरकार आणण्याच्या करता घड्याळाचं बटन दाबा, जिथं धनुष्यबाणाची खूण असेल तिथं धनुष्यबाण दाबा, जिथं कमळाची खूण असेल तिथं कमळ दाबा। ही आमची महायुती आहे। सगळे आम्ही निवडून आलो की पुढे 5 वर्ष तुमची योजना चालू, कोण मायचा लाल बंद करणार नाही।
सिर्फ 24 घंटे के भीतर महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम अजित पवार की महायुति के भीतर नाराजगी की खबरें कमजोर पड़ गईं। गुरुवार को एकनाथ शिंदे कैबिनेट की बैठक हुई थी। सूत्रों के हवाले से खबर आई कि कैबिनेट बैठक के शुरुआती 10 मिनट में ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार बैठक से निकल गए। इसके बाद महायुति के भीतर सब कुछ ठीक नहीं होने की अटकलें तेज हो गई थीं। चर्चा इस बात की भी हुई कि पिछली कुछ कैबिनेट बैठकों में वित्त विभाग की आपत्ति के बाद भी अलग अलग संगठनों को जमीन आवंटित करने में समय पर फैसले नहीं लिए जाने से अजित पवार नाराज हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि अजित पवार राज्य के वित्त मंत्री भी हैं, लेकिन महायुति के नेता अजित की नाराजगी की खबरों को अफवाह बताते रहे। ठीक ठाक है महायुति में, सभी ठीक है। हाँ। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अजित पवार क्यों जल्दी निकल गए कैबिनेट से? नहीं, वो तो उनको काम रहने को से गए, ऐसा कोई नाराजगी का कोई सवाल नाही आहे. काल ह्याच कॅबिनेट बैठकीतून उपमुख्यमंत्री महोदय अजित पवार साहेब बाहेर पडले होते, 10-15 मिनिटात बाहेर पडले. ही देखील चर्चा खूप असताना मुझे लगता है वो तीनों पक्ष एक दूसरे को ही देखने में व्यस्त है. जनता के बारे में कौन सोच रहा है? नाराजगी की खबरें गरमाई तो अजित पवार की सफाई सामने आई। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठक देरी से शुरू हुई थी। मुझे निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक लातूर के उदगीर जाना था, इसलिए बैठक के बीच में ही निकलना पड़ा। अब खुद जनता के बीच डिप्टी सीएम अजित पवार ने महायुति के भीतर ऑल इज वेल के संकेत दिए हैं। मला तर बदनाम करण्याचा प्रयत्न करतायत. हात जोडून विनंती आहे की तुम्हाला मला जी शिवीगाळ करायची ती करा, पण लाडकी बहीण योजनेच्या कृपया या योजनेच्या संदर्भात खोटी माहिती पसरून त्या स्वप्नांची राख रांगोळी करू नका. सनातन धर्म में दशहरा का त्योहार विशेष महत्व रखता है और उसे देश भर में पूरे धूमधाम से मनाने की परंपरा रही है। दिल्ली में भी इस बार दशहरा का आयोजन बड़े भव्य तरीके से किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लाल किले में आयोजित रामलीला में शामिल होंगे और हर साल की तरह इस बार भी लाल किला मैदान में हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस आयोजन में शामिल होंगे, जहां रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले में आयोजित होने वाली रामलीला में शामिल होंगे और हर साल की तरह इस बार भी लाल किले मैदान में हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस आयोजन में शामिल होंगे और भव्य पल का साक्षी बनेंगे, जहां पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले को जलाया जाएगा। वहीं महाराष्ट्र में दशहरा पर आज सभी दल शक्ति प्रदर्शन करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में आयोजित दशहरा रैली में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और वहीं उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में अपनी रैली आयोजित करने वाली है। यानी कि आज दशहरा रैलियों का सुपर शनिवार होगा। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी दशहरे पर अपना संदेश देने वाले। ये 3 तस्वीरें मुंबई की आजाद पार्क में रैली होने वाली है। शिवाजी पार्क में दशहरा रैली होगी, वहीं नागपुर में दशहरा पर संबोधन होने वाला है मोहन भागवत का। सीएम शिंदे की दशहरा रैली, साथ ही उद्धव गुट की दशहरा रैली रहने वाली है शिवाजी पार्क में, वहीं नागपुर में दशहरा पर संबोधन होने वाला है। मोहन भागवत संदेश देंगे।